दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारत की राजनीति जिस प्रकार से बदल रही है, जिस प्रकार से एक दलीय व्यवस्था एक बार फिर से बहुदलीय व्यवस्था में तब्दील होने की दिशा में अग्रसर है और बहुदलीय व्यवस्था का हामी भरने वाले दलों ने जिस प्रकार से एनडीए सरकार को तकरीबन 1.25 साल से टिकाए रखा है, अब वो टिकाए रखने की प्रवृत्ति और एनडीए सरकार के टिकाऊपन के हालात जब मौजूदा दौर में एक व्यक्ति, एक नेता, एक पार्टी, एक नैरेटिव और एक नारे पर जाकर सिमटती हुई नजर आए, तो उसके बाद के हालात में इस बात को कोई भी व्यक्ति भांप सकता है। सियासत की सामान्य सी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस चीज को भांप सकता है कि आखिर सत्ता अब 240 वाली सत्ता ही रह जाएगी। 272 के हालात 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद दिखाई नहीं देने वाले हैं। फिलहाल तो 293 की संख्या है, लेकिन उसके विरोध में खड़ी जो 245 की संख्या है, वो 272 के आंकड़े को कब पार कर जाए, इसके लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार होता हुआ कई राजनीतिक दलों के बीच दिखाई दे रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव एक बहाना है। उपराष्ट्रपति चुनाव ताकत के टिके रहने और सत्ता या विपक्ष दोनों में से किसी एक के बीच के बिखराव को सामने साफ साफ दिखाई देने के लिए एक फोरम बनता जा रहा है। और उस फोरम के बीच के हालात को यदि आप समझे तो कई सारी चीजें एक साथ स्पष्ट होती है। नंबर 1, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी क्या अंदर से बिखरी हुई है। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को देखें, पिछले 48 घंटे के दरमियान दिए गए बयानों को देखें, तो एक तरफ लीपापोती की कोशिशें, तो दूसरी तरफ सत्ता पर तंज की कोशिशें, और तीसरी तरफ आरक्षण के ऊपर तंज वाली भाषा में एक तरह से जब तक आरक्षण चाहने वाले लोग, जिनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो हिंदी शब्दावली में बहुत आदर्श तो नहीं माने जा सकते, लेकिन जिन शब्दावली का प्रयोग मोहन भागवत ने किया उससे साफ जाहिर होता है कि आरक्षण उन्हें पसंद नहीं है। बस क्योंकि आरक्षण की वजह से और इस मुद्दे की वजह से भाजपा समेत संघ के भी समाप्त होने का खतरा दिखाई देता है, लिहाजा बीच की लाइन तो वो दिखाते दिखते हैं कि जब तक आरक्षण लेने वाले चाहेंगे तब तक ये चलता रहेगा, लेकिन भारी मन से इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, उनकी भाव भंगिमा साफ दिखाई देती है उसमें। दूसरी तरफ भाजपा अध्यक्ष के सवाल पर यह पूछे जाने पर कि अब तक अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है, 1.25 साल से ज्यादा हो गए, इस पर यह कह देना कि हमें बनाना होता तो कब का बना देते, ये तंज मोदी शाह की कार्यशैली पर था, ये तंज भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सिस्टम पर था, ये तंज संघ और भाजपा के बीच चल रहे अंतर विरोधों और तकरारों के सार्वजनिक अभिव्यक्ति का था। लेकिन जब ये अभिव्यक्ति होती हुई दिखाई दी तो लीपापोती के तहत एक दूसरा पैकेज लाया गया, और उस दूसरे पैकेज को जो लीपापोती पैकेज है उसी में मोहन भागवत कहते हैं कि 75 साल जैसी किसी उम्र सीमा की बात हमने नहीं की। लेकिन सबने देखा कि 75 साल वाली उम्र सीमा की बात किसने की, मोरोपंत पिंगले का जिक्र करते हुए 75 साल का राग किसने छेड़ा, किस मौके पर छेड़ा, और 11 सितंबर यानी 9/11 को मोहन भागवत का 75 साल और 6 दिन बाद 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का 75 साल, इन दोनों के ठीक पहले अचानक से 75 साल वाली समय सीमा पर, उस कथित समय सीमा पर एक तरफ से जब अलग नजरिया पेश करके लीपापोती की कोशिश हुई, उसके बाद सबको समझ में आ गया कि आखिर मीडिया प्रोजेक्शन अमित शाह का क्यों हो रहा है। और मीडिया प्रोजेक्शन अमित शाह का हो रहा है तो क्या चंद्रबाबू नायडू पहले से इस बात को भांप चुके हैं, इसलिए वो अपनी लाइन को अलग से क्लियर कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नायडू से पहले जगन मोहन रेड्डी को राजनाथ सिंह के द्वारा फोन किया जाना, यह क्या साबित करता है? कई सारी चीजें इससे निकलकर सामने आती है। अलायंस पार्टनर नायडू है, चंद्रबाबू नायडू, उनकी टीडीपी है, लेकिन आंध्र प्रदेश में उनकी मुख्य विपक्षी पार्टी से उनसे पहले कंसेंट लेने की कोशिश, उनसे पहले सहमति लेने की कोशिश, और अगले दिन जगन मोहन रेड्डी का यह बयान सामने आना कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू हॉटलाइन से जुड़े हुए हैं, यह किस बात की तरफ इशारा करता है? सभी जानते हैं किस बात की तरफ इशारा करता है। चंद्रबाबू नायडू ने एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली में लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न कराने वाली संस्था को साफ साफ चिट्ठी लिखी और एसआईआर के प्रोसेस की सीएजी से स्क्रूटनी कराने, सीएजी से ऑडिट कराने तक की बात कह दी। इतनी बड़ी बात किसी आरोप से कम नहीं था। किसी विपक्षी दल ने भी
सीएजी से ऑडिट कराने की मांग नहीं की, लेकिन वो मांग चंद्रबाबू नायडू ने कर दी। इतना बड़ा आरोप तो राहुल गांधी ने भी एसआईआर के प्रोसेस पर नहीं लगाया। क्या यह सब यूं ही हो रहा था? एक तरफ अमित शाह का मीडिया प्रोजेक्शन, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार अब फिर इस बात का एहसास दिलाया जाना कि सत्ता के वास्तविक नंबर 2 की भूमिका में अमित शाह नहीं राजनाथ सिंह है। क्या ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है? दूसरी तरफ नायडू के बेहद करीबी अनिल अंबानी के घर यदि छापे पड़ रहे हैं तो उसके भी मतलब लोगों को समझ में आ रहे हैं कि छापे अनिल अंबानी पर नहीं, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से निशाना आंध्र प्रदेश की राजनीति और चंद्रबाबू नायडू है। ठीक इसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निपटाने की जो कोशिशें हैं, अब तक सीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं होना, ये साफ साफ इशारा करता है कि एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी ही बिहार में मुद्दा बन गई है। राहुल गांधी ने और कुछ किया या नहीं किया, तेजस्वी यादव और लालू यादव ने और कुछ किया या नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी वोटों की कथित रूप से चोरी कराती है, इस बात की चर्चा मैं खुद बिहार में हूं और आम लोग चौक चौराहे पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वोट चोरी दरअसल आरक्षण से जाकर जुड़ता है, क्योंकि आरक्षण खत्म करने के लिए इनको अपनी सरकार चाहिए। जाति जनगणना से जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है, उन परिस्थितियों पर पर्दा डालने के लिए अपने पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। ये बातें अब समाज के बड़े तबके के दिलो दिमाग में धंसती जा रही है। और जब समाज के बड़े तबके के दिलो दिमाग में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के प्रति, यूं कहे कि संघ भाजपा की पूरी आइडियोलॉजी के प्रति यदि अविश्वास बढ़ता जा रहा है, तो उस हालात में क्या आपको लगता है कि बीजेपी का झंडा उठाकर चलने वाले सामान्य वर्ग और वैश्य वर्ग के वोटर बीजेपी के खूंटे से बंधे रह जाएंगे? जिनको लगता हो वो जरा थोड़ा पीछे जाकर देखें कि 2002, 2004, 2007, 2009 और 2012 यानी 3 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए, भाजपा के कोर वोटर ने लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा, बनारस जैसे शहरी टापुओं पर, बरेली जैसे कुछ शहरी टापुओं पर यदि छोड़ दे जहां बीजेपी टापू की तरह बची हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में तिलक, तराजू और तलवार ने भी उस बुरे दौर में भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर अपनी सुविधा के हिसाब से साइकिल या हाथी को, यानी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को या मायावती की बहुजन समाज पार्टी को सपा बसपा के बीच अपना पॉलिटिकल ठिकाना ढूंढ लिया था। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोर वोटर को टिकाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी तरह से बीजेपी नरेंद्र मोदी के सहारे जो पिछड़ा और दलित को, किसी को लाभार्थी चेतना के नाम पर, तो किसी को नॉन डोमिनेंट ओबीसी की फीलिंग कराकर और उसको हिंदुत्व की चाशनी में डुबोकर बीजेपी के साथ जो एक उसको जोड़ने का उपक्रम किया गया, वो उपक्रम से जुड़ा हुआ वोटर कहीं संविधान बचाने के नाम पर तो कहीं आरक्षण बचाने के नाम पर अगर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब तो वोट अधिकार बचाने के नाम पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो पीडीए का नारा उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश से निकला, उसकी बुनियाद भी दरअसल बिहार में ही पड़ी थी। नीतीश कुमार की जाति जनगणना के सहारे पड़ी थी। और जब वो बुनियाद पड़ गई तो महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव किन परिस्थितियों में हुआ, राहुल गांधी के जो आरोप है यदि उनको एक तरफ भी रख दे तब भी तो दिखाई देता है कि लोकसभा के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। बढ़े हुए वोट, जितने वोट बढ़े थे लोकसभा और विधानसभा के 4 महीने के दरमियान, वही अंतर पैदा कर गए। ये बात तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि उतने ही वोटों का अंतर पैदा हुआ। अब वही वोटर अंतर पैदा किया नहीं कर पाए, ये तो चुनाव को संपन्न कराने वाली संस्था जानती है। जो त्रिमूर्ति वहां बैठी हुई है, उसके मुखिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 5-5 सवालों को एक साथ लेकर, और 5 में से जिसका जवाब देना है जवाब देते हैं, जिसको गोलमाल कर जाना है उसका गोलमाल कर जाते हैं, उस सवाल का वही बता सकते हैं उसे। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बनी हुई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी अब शहरी मध्य वर्ग के बीच, जहां बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, उन वोटर्स के बीच भी सवालों के घेरे में। ग्रामीण भारत, जहां आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा होती है, वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी बुनियादी तौर पर हिली हुई दिखाई दे रही है। और इन सब से इतर, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे ईबीसी वर्ग हो, इन सब के बीच
बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर सामाजिक न्याय की राजनीति चुनावी हिंदुत्व की राजनीति से भला मेल कैसे खा सकती है? इन दोनों के बीच कौन सा ऐसा साम्य है जो इन दोनों को उस फेविकोल के साथ जोड़कर रख सकता है? स्वाभाविक है कि वो जोड़ नहीं पाया। जितने दिनों तक फेविकोल से चिपकाने की कोशिशें हुई उसमें 2014 भी निकल गया, 2019 में निकल गया और 2024 में उत्तर प्रदेश में तो बिखर गया, राजस्थान में आधा बिखर गया, हरियाणा में आधा बिखर गया, बिहार में बिखरते बिखरते बच गया। और भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में जब आ रही थी तो सवालों के घेरे में आने के दरमियान मध्य प्रदेश और गुजरात कब तक भारतीय जनता पार्टी को बचा के रखेंगे या सिर्फ यही दो राजनीतिक टापू बीजेपी के लिए बचेंगे, इस सवाल का जवाब फिलहाल ढूंढना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अलायंस पार्टनर का क्या, बैसाखियों का क्या, जिन बैसाखियों के बूते सरकार चल रही है? ट्रंप टैरिफ उनकी परिस्थितियों को और ज्यादा मुश्किल बना रहा है। सुदर्शन रेड्डी क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर तो चंद्रबाबू नायडू के लिए मुसीबत बन सकते हैं, उनके कोर वोट बैंक के आधार पर मुसीबत नहीं बन सकते, क्योंकि जो लोग आंध्र प्रदेश की राजनीति को जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि रेड्डी बनाम कम्मा आंध्र प्रदेश की सियासत का मुख्य सामाजिक आधार है। और रेड्डी बनाम कम्मा की इस राजनीति में रेड्डी वोटर का प्रतिनिधित्व पहले कांग्रेस करती थी, बाद में वाईएसआर के बेटे करने लगे। जब कांग्रेस पार्टी वहां किनारे लगने लगी तो वाईएसआर के बेटे जगन मोहन करने लगे। लेकिन कम्मा वोटर पूरी तरह से टीडीपी के साथ एकजुट रहे। सुदर्शन रेड्डी जो विपक्ष के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके सामने वही कैंडिडेट है। तो सुदर्शन रेड्डी के कैंडिडेचर से आंध्र प्रदेश वाली फीलिंग यदि सामुदायिक फीलिंग से, कम्युनिटी कॉन्शसनेस से, स्टेट कॉन्शसनेस यदि ऊपर आ जाती है तो चंद्रबाबू नायडू के लिए भारी मुसीबत का सबब है। लेकिन यदि वोटर उसी खांचे में रहे जिस खांचे में आंध्र प्रदेश की राजनीति चलती है तो नायडू भले ही समर्थन कर रहे हो एनडीए कैंडिडेट का, उनके वोट बैंक पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन नरेंद्र मोदी के विस्तारवादी नीति, भारत की राजनीति में हर सहयोगी दल को निपटा देने की रणनीति, वो रणनीति के अगले शिकार कहीं नायडू तो नहीं है? नीतीश कुमार की पार्टी का लिटमस टेस्ट तो अगले 1.5-2 महीने में हो जाएगा कि आखिर नीतीश कुमार की पार्टी टिकेगी कहां। नीतीश कुमार की पार्टी जो माहौल बिहार में बन रहा है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि बिहार की सबसे ताकतवर राजनीतिक धुरी अभी, यानी सत्ता की जो 2 धुरी है जिन्हें मुख्यमंत्री बनना है, उसमें एक तरफ नीतीश कुमार है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है। लेकिन इन 2 धुरी के बीच में जो हालात बने हुए हैं, असली लड़ाई तो राहुल बनाम मोदी होती हुई दिखाई दे रही है। जनता के बीच जो नैरेटिव सेट हो रहा है वो राहुल बनाम मोदी के नैरेटिव में नीतीश कुमार तो कहीं दिख नहीं रहे, तेजस्वी यादव दिख जरूर रहे हैं, लेकिन चेहरा राहुल गांधी का ही दिख रहा है। तो चेहरा जब राहुल गांधी का दिख रहा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा सवालों के घेरे में है, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों को निपटाने की रणनीति पर चलती है, चाहे वो सीबीआई ईडी का इस्तेमाल हो, चाहे वो दूसरे तरीके से ऑपरेशन लोटस का इस्तेमाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र मॉडल का इस्तेमाल हो। जिस मॉडल के तहत देखें आखिर किया क्या गया था। शुरुआत हरियाणा से करें तो क्या हुआ था? हरियाणा में सबसे पहले चौटाला परिवार की राजनीति को खत्म किया गया, परिवार खंड खंड हुआ और कांग्रेस के विरोध में जो लोकदल आईएनएलडी दिखाई देती थी वहां बीजेपी आ गई और अंततः बीजेपी सत्ता तक पहुंच गई। थोड़ा इससे आगे जाएं तो बैसाखियों के रूप में नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी बीजेपी ने एंट्री मारी थी। वीपी सिंह की सरकार यानी रामो वामो की सरकार में बाहर से समर्थन देने वाली एक पार्टनर दिल्ली में भाजपा थी, तो गुजरात में भी भाजपा थी। दिल्ली में जनता दल के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, तो गुजरात में जनता दल के मुख्यमंत्री 1990 में चिमन भाई पटेल थे। और ये दोनों जनता दल की सरकारें, चाहे दिल्ली हो या बिहार हो या गुजरात हो, बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री थे, ये सब भाजपा की बैसाखी पर टिकी हुई थी। लेकिन बैसाखी, जिन्हें बैसाखी लगानी थी, उनको किनारे कर गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी ने एंट्री मार ली और 95 आते आते जनता दल का नाम लेवा नहीं बचा। ठीक यही कर्नाटक में हुआ। जेएच पटेल के साथ गठबंधन कर, जनता दल के साथ गठबंधन कर भाजपा ने चुनाव लड़ा और अपने लिए सियासी स्पेस बनाया। आज कर्नाटक में जनता दल कहां दिखता है? देवेगौड़ा परिवार तक जनता दल सेकुलर के नाम से सिमटा हुआ दिखता है, नाम में सेकुलर है लेकिन अलायंस भाजपा के साथ। उनकी भी सरकार ऑपरेशन लोटस से एचडी कुमारस्वामी की बीजेपी के दौर में ही गिराई गई।
जरा आगे बढ़ करके देखते हैं कि दूसरे बीजू जनता दल के साथ क्या हुआ है। वही हुआ है, जयललिता के बाद अन्ना द्रमुक कितने धड़ों में दिखाई दे रही है, वहां कौन सा खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री बार बार जा रहे हैं तो तमिलनाडु के लिए कोई आर्थिक पैकेज लेकर नहीं जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विस्तार की मानसिकता से जा रहे हैं। केसीआर को निपटा करके, केसीआर की बीआरएस की जगह तेलंगाना में कांग्रेस का प्रतिद्वंदी बनने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई है। ममता बनर्जी के राज्य में लेफ्ट वर्सेस टीएमसी की लड़ाई में अब लेफ्ट पीछे है, बीजेपी आगे आकर मुख्य विपक्षी दल बन चुकी है। बिहार में भी यही कोशिशें चल रही है कि बिहार में कैसे राजद बनाम भाजपा बनाया जाए। नीतीश कुमार जो बीच में एक राजनीतिक खिलाड़ी के तौर पर लंबे समय से जमे हुए हैं, उनकी अहमियत को खत्म किया जाए। क्या ये सारे खेल को नीतीश कुमार के साथ साथ नायडू नहीं देख रहे हैं? या फिर हाल फिलहाल का वो घटनाक्रम चंद्रबाबू नायडू से लेकर कोई भी राजनेता भूल सकता है कि कैसे गुवाहाटी मॉडल का इस्तेमाल करते हुए उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया गया। ऐसा मॉडल जिसके क्रियान्वित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को संविधान पीठ बनानी पड़ी और एक लैंडमार्क जजमेंट देना पड़ा। ये सारी चीजें नायडू भी देख रहे हैं तो नीतीश कुमार भी देख रहे हैं, चिराग पासवान भी देख रहे हैं जिनकी पार्टी तोड़ दी गई थी, वो भी देख रहे हैं, तो जयंत चौधरी भी देख रहे हैं। अब उन्हें भी लगता है कि दिल जीता नहीं गया है, दिल जीतने का एक किसी न किसी तरह का एक पोर्ट्रे किया गया, एक प्रदर्शन किया गया। और एचडी कुमारस्वामी तो देख ही रहे हैं, एक नाथ शिंदे अपने राजनीतिक जख्म को सहला रहे हैं। अजीत पवार को यह लग रहा है कि कहां आकर फंस गए। हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल एनडीए के अंदर, गठबंधन के अंदर गठबंधन बनाने की भूमिका में जाकर खड़े हो गए। तो गठबंधन के अंदर जब गठबंधन बनता हुआ दिख रहा है तो क्या यह गठबंधन एक साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेगा? क्या इसके लिए बिहार चुनाव का ही इंतजार हो रहा है? और क्या पटना का जनमत इस देश की सियासत को उस रूप में बदलने जा रहा है जिस रूप में बदलने की कल्पना मात्र से ही दिल्ली दरबार या गुजरात लॉबी, जो भी आप समझे, वो डरी हुई दिखाई दे रही है। सत्ता और सियासत डर से नहीं, सत्ता और सियासत अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस पर नहीं, ताकत या कमजोरी पर नहीं, सत्ता या सियासत खासकर जब गठबंधन का दौर हो तो सहयोगी दलों के बीच परस्पर विश्वास की भावना पर चलता हुआ नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम बहुमत के दौर में कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया जिससे सहयोगी दलों को यह लगता हो कि उसके साथ विश्वास का वातावरण कायम है। और खासकर तब जब सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर किया जा रहा था, उसके पहले राजनाथ सिंह का जगन मोहन रेड्डी से संपर्क साधना इस बात का द्योतक है, साफ साफ इशारा है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और जो चल रहा है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। बिहार का चुनाव, राहुल गांधी का नीतीश कुमार के मुद्दे पर चुप हो जाना, एक सभा में राहुल गांधी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हुए नजर आए तो कोई देखे, किसी ने नहीं सुना। कल मैं भी उनके कार्यक्रम में था, उनकी यात्रा में भी था, कहीं मैंने नहीं सुना। राजनीतिक रूप से कोई भी व्यक्ति इतना ज्यादा भोला नहीं होता कि इन परिस्थितियों को समझने की में भूल कर दे। और नीतीश कुमार को समझने में भूल कर तो बहुत लोग कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं, लालू यादव भी कर चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर चुके हैं, और वो तमाम लोग कर चुके हैं। जॉर्ज फर्नांडिस ने तो काफी पहले कर ली थी। खैर, जिस तरह से नीतीश कुमार की सियासत को देखा जाता है उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू की सियासत को भी देखा जाता है। चंद्रबाबू नायडू, वो नायडू जिन्होंने अपने ससुर को, ताकतवर नेता एनटी रामाराव को बेदखल कर सत्ता संभाली थी 1995 में, वो चंद्रबाबू नायडू यूनाइटेड फ्रंट के कन्वेनर, उस दौर के कन्वेनर जब यूनाइटेड फ्रंट ने देश को देवेगौड़ा और गुजराल के रूप में दो प्रधानमंत्री दिए, वो चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का पद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में हासिल किया, एक मंत्री नहीं बनाया, लेकिन दिल्ली की सत्ता से जो नायडू को चाहिए था, दिल्ली में जो नायडू की धमक थी, उस धमक को देश और दुनिया ने देखा कि आज जैसे अहमदाबाद ताकत बना हुआ है कि वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद में होगा, उसी तरह से एफ्रो एशियन गेम कहां होंगे तो हैदराबाद में होंगे। वो अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की ताकत थी। वो ताकत थी कि जॉर्ज बुश आएंगे तो हैदराबाद की सरजमी पर पहले दिखाई देंगे। वो ताकत थी दिल्ली के पहले बुश हैदराबाद में दिखाई देंगे। और वो ताकत थी कि बिल गेट्स जब आएंगे तो हैदराबाद पहले आएंगे, दिल्ली बाद में आएंगे। तो आज वो नायडू की ताकत कहां है?
नरेंद्र मोदी के 240 की ताकत में नायडू के 16 लोगों की ताकत कहां है? कौन सी ताकत है चंद्रबाबू नायडू के पास इस सत्ता में जिसे वो रखना चाहते हैं? स्वाभाविक है 240 वाला उनकी नहीं सुनेगा, 99 सांसदों वाली कांग्रेस तो उनकी सुनेगी। याद रखिए, किसी भी सहयोगी दल के लिए दिल्ली में सत्ता का नेतृत्व करने वाला दल या उसका संसदीय दल जितना छोटा होता है, उसकी बार्गेनिंग पावर उतनी बड़ी होती है। लालू यादव 145 सीटें थी कांग्रेस की। लालू यादव को तब रेलवे का प्रधानमंत्री कहा जाता था, वो ताकत थी लालू यादव की। 182 सीटें थी अटल बिहारी वाजपेयी को। जॉर्ज फर्नांडिस को जो एनडीए कन्वेनर थे, डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। और चंद्रबाबू नायडू की ताकत का तो अभी हमने जिक्र किया कि क्या हुआ था। आज 240 वाला जब उन्हें नहीं सुन रहा तो नायडू की चुप्पी, अंबानी पर छापे, राजनाथ सिंह का उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नायडू से पहले जगन मोहन रेड्डी को किया जाने वाला फोन और एसआईआर के मुद्दे पर नायडू का तल्ख रवैया, डिलिमिटेशन के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू का अपना रिजर्वेशन, ये सब बहुत कुछ इशारा करता है कि सबको इंतजार है तो बिहार के नतीजों का। देखिए इस इंतजार का फलाफल क्या निकलता है। फिलहाल तो दिल्ली दरबार डरा हुआ है और दिल्ली दरबार को बिहार चुनाव के बाद यानी नवंबर के बाद होने वाली परिस्थितियों से दो चार होने का अंदेशा अभी से सताने लगा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।